पढ़ने वाला है आज के हिंदू में। एक तो एडिटोरियल आया उसमें सेडिटेशन के बारे में आया थोड़ा। उसमें 3 लॉ के बारे में बात की गई। एक सेडिशन के बारे में बात की गई है, एक डिफेमेशन के बारे में बात की गई है, और चौथा जो मतलब बात की गई है उसमें के लिए मतलब कि ब्लेस्फेमी वाली जो लॉ है आपका, उसके बारे में बात की, मतलब रिलीजन के लिए जो होता है ये। ठीक है ना, ब्lasphemy वाला लॉ जो है रिलीजन के लिए अंदर होता है। आप रिलीजन के गलत कुछ बोलेंगे तो इस लॉ के अंदर इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल एक्ट में अंदर किया जाता है। तो भी तांडव वाला जो उसका एक्टर था उसको मतलब अंदर रखा गया। उस उन तीनों लॉ की बात की गई है जिससे कर्टेल करती है स्पीच। आपको गवर्नमेंट आपकी कर्टेल करती है स्पीच, करती है एक्सप्रेशन, जो कर्टेल तीन तीन लॉ से किया जाता है इंडिया में। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, 2020 नहीं है 21 है ये, 2021 कर लेना। उसकी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट देखेंगे उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप आई है, क्या आई है। फिर इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग देखेंगे, क्योंकि आज इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में आया। अभी आएगा 10-12 दिन, जब 1-1.5 महीने तक आएगा, क्योंकि अभी बाइडन आया, वो चेंज करेंगे पॉलिसी, वो चेक करेंगे। तीसरी चीज़ देखेंगे लोकल फर्स्ट पॉलिसी, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कोटा, कि इतने परसेंट कोटा, जो लोकल आदमी है वही काम करेंगे प्राइवेट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और वैसे भी कुछ स्टेट में गवर्नमेंट का उसी स्टेट के ले सकते हैं। अब ये लोकल में भी हो रहा है, फिर मतलब कि प्राइवेट उसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो उसमें चेक करेंगे क्या हार्मफुल है, उसके क्या मतलब, जैसे इम्पैक्ट पड़ता है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी पे, इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है। यूएस बोल रहा है, मतलब बताऊंगा बाद में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पढ़ेंगे, इसके बारे में आया है। तो ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, कितनी इसमें कंट्री है, 13 कंट्री है इसमें। ये है, ये जो है एक अल्टरनेटिव रूट है, इतना लंबा घूम के जाते हैं। ब्लू वाला एक स्टैंडर्ड रूट है जो नया बनेगा, वो ऐसा होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पेज से। इसके पहले बात तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म की, जो मतलब कि हैव टू रजिस्टर्ड सेंटर, हैव नॉट टू रजिस्टर्ड सेंटर। अभी क्या हुआ है कि मतलब अभी क्लियरेंस नहीं आ रहा है, हल्के हल्के क्लियर होएगा कि लॉ के अंदर क्या है। अभी क्लियर नहीं है। एक तो मैंने आपको बता दिया 3 टायर सिस्टम है, एक ग्रीवेंस सेल होगा, एक सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी बॉडी होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, फिर एक इंटरनल मिनिस्ट्रियल होगी, वो थर्ड होगी। अगर ये नहीं सुनेगी, ये नहीं सुनेगी, ये नहीं सुनेगी, तो थर्ड वाली सुनेगी। फर्स्ट सेकंड नहीं सुनेगी तो थर्ड वाली सुनेगी। तो ऐसे इन्होंने मतलब कि टायर बनाया, जैसे आपको बता दिया। अभी क्लियर ये नहीं था, ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जो है, इसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे या नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट ने बोले कि क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे मेंबर नहीं होंगे, आप सेल्फ रेगुलेट करो, नो मेंबर विल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट ये आ गया। तो अभी क्लियर नहीं है, हल्के हल्के पॉइंट क्लियर होते रहेंगे, बस आप जितना इसमें क्लियर है। एक तो ये रूट रेगुलेशन में क्या है, 3 टायर इसमें ग्रेवेंस रेसिडल दिया गया है। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कंटेंट कैसा कैटेगरी का आता है। यूनिवर्सल आता है, अंडर 7 कैटेगरी में आता है, अंडर 13 जो एडल्ट कैटेगरी होती है, अंडर 16 कैटेगरी देख सकते हैं क्या, या एक सर्टिफिकेट वाला, ये तुम सेल्फ डिक्लेयर करोगे। जैसे आपका करती है ना, मतलब कि आईबी बोर्ड डिक्लेयर करता है कौन सी मूवी है, ए कैटेगरी की है, सी, तो ये आप सेल्फ डिक्लेयर करोगे आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है। 3 मैकेनिज्म है उसमें, और मैंने आपको बताया भी था, वो विद इन 15 डेज में सॉल्व करनी है आपको। 24 आवर्स में रिस्पॉन्स देना है, और 15 दिन के अंदर सॉल्व करनी है आपको कंप्लेन जो आपके पास आए। अब कंटेंट नीड टू बी चेक बाय, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि सम ऑफ द कंटेंट जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये पोर्नोग्राफी शो कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से। और ये ट्रेडिशनल व्यू जो हमारे हैं वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल फिल्म व्यू है ना, ट्रेडिशनल फिल्म व्यू, वो तो खत्म होते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, नीड टू बी चेक, जो पोर्नोग्राफी हो रहा है वो नीड टू बी चेक करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप सेल्फ डिक्लेयर करो आपका कंटेंट कैसा है। तो ये आपको ये चीज़ तो याद रखना, ये तो अंदर है उसके उसके अंदर। और जो स्टैंडिंग रेगुल मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है जो होगी, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का मेंबर नहीं होगा, ऐसा बोल दिया है हमारा मिनिस्टर ने, बोल दिया है ऐसा नहीं होगा उसके अंदर। तो ऐसा लिखा आएगा, इन सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी शुड बी ए मेंबर, गवर्नमेंट मेंबर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहली चीज़ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आई है। अभी क्या हो रहा है देखो, किसी कंट्री में सिविल वार चल रहा हो, या इंटरनल कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, इंटरनल कोई मतलब कि इंसर्जेंसी हो किसी कंट्री के अंदर, तो क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि एक तरह से किलिंग स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, उस देश के लोग इधर उधर निकल के भागते हैं।
रिफ्यूजी की तरह मतलब इंडिया में बॉर्डर पास है, तो जो उसके आसपास में बॉर्डरिंग कंट्रीज होती हैं उनके अंदर ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है? एक तो आपको बताओ म्यांमार में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ से जो लोग हैं ना जो आसपास बॉर्डर पे रहते हैं वो भाग के इंडिया में आ रहे हैं। तो एक तरह से मिजोरम में जो मिलिटेंट ग्रुप्स है मतलब हिट म्यांमार के मतलब साउथ के रिफ्यूजी वहाँ पे मिले, तो आसपास ही कंट्री को होता है। दूसरी चीज़, ये हमारी एक तरह से ओपन बॉर्डर है हमारा, मतलब इनका और हमारा, हम इधर उधर जा सकते हैं, वीज़ा लेना पड़ता है पर इधर उधर जा सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी। तो हमारा जो ट्रेड है एशिया के साथ वो कहाँ से स्टार्ट होगा? म्यांमार से स्टार्ट होगा। और वहीं जब आप वहीं मतलब कि एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो हमारा एशिया के साथ जो बाय रोड से ट्रेड होता था कि थाईलैंड से कनेक्टिंग है ना पूरा एकदम, आपके साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिंग है, तो वो ट्रेड पे हार्म आएगा, फिर रिफ्यूजी इशू बढ़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे अगर म्यांमार में ऐसे मतलब कि इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कुछ अपने आप लिख लेना, नॉर्मल तरीके से सोचा करो, बस नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल एक जीरो लेवल। दूसरी आईएएस की मतलब जो है इंडिया टॉप 100 लिस्ट नेचुरल साइंस कैटेगरी, अभी ये जो आई है, ये क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट निकालती है, 2021 लॉन्च हो गई है। कौन निकालता है इसे? क्यूएसई निकालता है, ठीक है ना। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएसई निकालता है इसे, ये लंदन बेस्ड आपका ग्रुप है। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी मतलब कि वो क्या नाम है, आईआईटी, 3 आईआईटी टॉप 100 में आई है। एक बॉम्बे हो गई, ठीक है, एक मद्रास हो गई, और मतलब दिल्ली हो गया, थर्ड नंबर है मद्रास ही। तो 3 कैटेगरी में आई है, मतलब 3 टॉप 100 में आई है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। नेचुरल साइंस में फील्ड में हमारी 92 रैंक पे आईएएस बेंगलोर आई है, नेचुरल। और 2 कोर्सेज उन्होंने ऐसे बोले थे, जेएनयू का एंथ्रोपोलॉजी और ओपी जिंदल ग्रुप का लॉ प्रोग्राम। ये मतलब कि ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द लिस्ट, ये अकेला इंस्टीट्यूशन है, वो भी प्राइवेट। ओपी जिंदल ग्रुप यूनिवर्सिटी का लॉ जो प्रोग्राम होता है वो मतलब टॉप 100 में आया है, ठीक है ना। तो मैंने बताया साइंस टेक्नोलॉजी में, नेचुरल साइंस में, आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, नेचुरल साइंस में ये यूनिवर्सिटी है। और फिर ये बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब उसने प्लेस फॉल कर गई है, वो नीचे गिर गई है अपनी, ठीक है ना, 48 प्लेस टू ड्रॉप आउट द टॉप, इतनी नीचे आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत नीचे आ गई है। और टॉप 300 में हमारा एम्स आया है, जो मेडिकल साइंस वाले ग्रुप में आएगा, साइंस एंड मेडिकल में आएगा, लाइफ साइंस एंड मेडिकल, उसमें एम्स आया। तो ये थोड़ा सा आप याद रखो कि टॉप 100 में कितनी आई है, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। और मैं आपको बता दूंगा लास्ट में चल के कि कौन निकालता है क्या, किस बेस पे, चल मैं बता ही देता हूँ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आईआईटी आप। बॉम्बे लास्ट ईयर तो 142 अंडर 100 लास्ट ईयर तो कोई भी नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। 142 था आईआईटी बॉम्बे। हाँ ये मतलब कि 200 के अंदर था। हाँ, डीयू का 200 था। 100 में कोई नहीं था लास्ट। और लास्ट फर्स्ट ईयर तो कोई नहीं आपको था। पता ही है कि एमआईटी आएगी, मैसेच्यूसेट आई है इसमें, फिर स्टैनफोर्ड हमेशा। यूएस की, फिर कैम्ब्रिज यूके की, ठीक है। एमआईटी फर्स्ट है, फिर स्टैनफोर्ड यूएस की और कैम्ब्रिज यूके की आपकी। तो ये हो गए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी कौन निकालता है? क्यूआर ही निकालता है इसे, मतलब ये क्या नाम, क्यूएक्यूली करके ये साइमंड से यही निकालता है, रिपोर्ट यही निकालता है, ग्लोबल करियर नेटवर्क है। इतना याद मत रखो, बस यही रैंकिंग निकालता है एकेडमिक बेसिस पे। 6 पैरामीटर है इसके अंदर, बस इतना याद रखो, 6 पैरामीटर, नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्या है, एकेडमिक का रिपूटेशन कैसा है, इसका सबसे बड़ा परसेंटेज है। उसके बाद तो फैकल्टी, उसमें स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो आप कुछ चीज़ को क्या करना है, आपको मेंस के लिए आंसर लिखना है इस चीज़ से रिलेटेड। तो एकेडमी रिपूटेशन, फिर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस क्या है, उसके बाद फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो इंडिया में कैसा है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ आप अगर यहीं पे लिख लो ना, जैसे आपको पॉइंट मिले, आपने लिख लिया कि 5/100 है, और 100 स्टूडेंट है, 5 यू वो है क्या नाम, आपकी फैकल्टी है, तो अब एक स्टूडेंट रेशियो बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। उसके बाद स्टूडेंट रेशियो इशू है, उसके बाद किस चीज़ का इशू है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है सब चीज़ के पास। वही आपको पता है ना, वो टेम्परेरी बेसिस पे फैकल्टी रखी होती है कॉलेजों में, तो ये भी इशू है। हम आ जाते हैं अपने हिंदू पे, इससे इधर उधर नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन से, नेचुरल साइंस में हमारी टॉप 100 आईएएस बेंगलोर आई है। उसके बाद हमारी जो और भी यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज हैं, ये टॉप 100 में आया है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, डांडी मार्च के ऊपर आया है। ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, सॉल्ट इज परहैप्स द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। और ये स्टार्ट कब हुई थी? मार्च में स्टार्ट हुई थी, ये 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी।
तो मार्च चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में आया। कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपका ये डांडी जाके ख़त्म हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी आप बताना है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसके लिए कोई, नवरत्न से। हाँ तो इसके लिए कोई म्यूजियम है वो याद रखना कि नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, ये डांडी के अंदर है, गुजरात के अंदर। ये डांडी के अंदर है, गुजरात के अंदर। ठीक है ना, तो बस इतना थोड़ा याद रहा, म्यूजियम कहाँ है, डांडी के अंदर, गुजरात के अंदर। और स्टार्ट कब हुई थी और ख़त्म कब हुई थी, इसमें लिखा है कि इसमें ये सॉल्ट एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुई थी, ये मार्च में स्टार्ट होके। बस इतना ही है इस मार्च में। फिर इसके लिए लोकल लोकल मूवमेंट भी हुए थे, जैसे आपका केरला में हुआ था, फिर आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो कुछ लोकल मूवमेंट तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह हुए थे। इधर गांधी मार्च कर रहे थे, उधर लोकल लेवल पे लोग भी मार्च कर रहे थे, मतलब स्टेट वाइज में। तो पढ़ लेना आप थोड़ा जाके। पहला जो एडिटोरियल आता है कि मतलब किस चीज़ के आता है कि मतलब जो आपको, एक मिनट भी, ये स्पेक्ट्रम के लिए आया, ये वाला आर्टिकल जो है स्पेक्ट्रम। अभी क्या हुआ है आपको, मैंने कल बताया था ना कि स्पेक्ट्रम की मतलब कि ऑक्शंस हुआ है सबसे ज़्यादा, और रिलायंस जियो ने, फिर भारती एयरटेल, उसके बाद फिर वोडाफोन था। तो आपने एक चीज़ नोट की, एक तो की प्लेयर कितने कम हो गए हैं, कि 3-4 ही की प्लेयर हैं, वही आके बैठते हैं, वही आके खरीद लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो डिस्ट्रेस, मतलब जो फेस कर रहा है मतलब टेलीकॉम सेक्टर, एक तो वो है, कंपटीशन नहीं है मतलब एक तरीके से। अगर कम प्लेयर होंगे तो आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपके पास कंपटीशन नहीं होगा। मैंने बताया ना, अगर आपके पास ज़्यादा प्लेयर मार्केट होता है, चॉइस होती है। चॉइस में क्या होता है कि आपको चॉइस होगी ना, तो फैसिलिटी जो एक कंपनी, मोनोपोली क्रिएट नहीं होती कंपनी की। तो एक ये भी रीज़न है। फिर ऑक्शन में इतना कम क्यों होता जा रहा है, मतलब कि इतने प्लेयर कम क्यों रहे हैं? एक तो जो ऑक्शन का बेस प्राइस है, बेस प्राइस किसे बोलते हैं, जैसे मुझे ये चीज़ बेचनी है कोई चीज़, अगर मैं इसे स्टार्ट ही 500 से करूँगा, और लोगों के पास 300-400 रुपये है, 500 से स्टार्ट करूँगा, तो आधे लोग तो खुद ही उसमें से कम हो जाएंगे ना, जिनके पास वहाँ से बेस प्राइस, स्टार्ट ही ऑक्शन यहाँ से होगी। अगर मैं बेस प्राइस कम रखूँ तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा प्लेयर आएंगे, ज़्यादा बैठेंगे, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, मतलब एक कंपटीशन तो क्रिएट होगा ना सामने वाले के पास। क्योंकि मेंटलिटी प्रेशर भी बहुत होता है, अगर आप ऑक्शन में अकेले ही बैठे हो तो एक मेंटल प्रेशर नहीं होता। आप देखते हो तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट कर, मतलब बीट करने के लिए सामने तुम्हारे 10 बैठे हैं, तो एक मेंटली प्रेशर भी क्रिएट होता है इंसान के सामने। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बेस प्राइस हमको कम रखना चाहिए। मैंने बताया कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फिर कैसे आपने बेचा, कैसे किया, कि आपको ऑक्शन करने है 10 दिन पहले अखबार में निकालोगे कि ऑक्शन होगा, ऑक्शन होगा, ऑक्शन होगा, कि पब्लिक अवेयरनेस मतलब कि क्रिएट हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा ऑक्शन है, कोई और कंपनी विदेश से आना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, कुछ भी हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे आप करोगे, प्रोसीजर मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना, और क्लियर कट आपको बताना चाहिए ऑक्शन के लिए कितने स्पेक्ट्रम रखेंगे, कितने हम बैंडविड्थ के, कितने मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम रखेंगे। पहले क्या होता था कि बताते नहीं थे, आए ऑक्शनिंग स्टार्ट, एक करना है ऑक्शन, दो करना है, 10 करना है, 20 करना है, ये बताते नहीं थे। तो एक ट्रांसपेरेंसी लाओ प्रोसीजर में, आप ऑक्शन को बताओ, बेस प्राइस कम रखो। तो ये कुछ लिमिट है, मतलब कि चीज़ें हैं जिससे ऑक्शन हमारी अच्छी हो सकती है। ऑक्शन में क्या होता है, हम एक लिमिट लेके आते हैं, लिमिट क्या लेके आते हैं, इतने करोड़ रुपए की ऑक्शनिंग करेंगे, इतने करोड़ रुपए फंड लेके आएंगे, पर हमारी जो टारगेट है फुलफिल नहीं हो रहा है। इससे पहले 2016 में हुई थी, आप पढ़ लेना, 2016 में हुई थी। हमारे जो पैसों की टारगेट रख के आते हैं ना ऑक्शन में, इतने लाख के स्पेक्ट्रम बेचेंगे, वो फुलफिल नहीं होते। देखो इसमें से दिखाया है, ऐसे इसमें दिखाया इस वाले आर्टिकल में नहीं, बट मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, देखो 2016 में हुई थी ये वाली ऑक्शनिंग, हुई 2016 में हुई थी आउटकम्स। उसमें क्या आ रहा है, जो हमारे टारगेट हमने रखे थे ना, तो वो कम नहीं हो रहे। अभी नई ऑक्शनिंग आई है, इसमें क्या क्या हुआ है कि डेंस, मतलब कि आपकी डेंसली बिल्डअप करना है सिटीज़ को, वेयर द इशू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन है, उनको डेवलप करने के लिए उन पर काम करना है। ऑक्शनिंग फॉर्मेट दैट नो लॉन्गर टू बी आपका रिलीवेंट गिव टू शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर। तो शार्पली रिड्यूस हो रहे नंबर ऑफ प्लेयर, मैंने आपको बताया ये अनलिस्टिक इन द प्राइस ऑफ जो स्पेक्ट्रम के है ना, अनलिस्टिंग प्राइस जो है उसके, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या करता है कि मल्टीप्लाइड द इकोनॉमी एम्पावरमेंट इन द प्रोग्रेस। तो मैंने आपको जो बता दे, 5 जो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दी, ऐसे होनी चाहिए, यही आप सब जगह चिपकाना। ऑक्शनिंग के कुछ नहीं है, आप स्पेक्ट्रम दिमाग से निकाल दो। अब ऑक्शनिंग सोचो कैसे होनी चाहिए आपके सामने, कि फेयर गेम होना चाहिए, किसी के साथ बैक चैनली कोई बात नहीं करनी चाहिए किसी से, बैक चैनली जो ऑफिसर होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक आप ऑक्शन मतलब कि स्पेक्ट्रम दिमाग साइड में करके ऑक्शनिंग को फेयर करने की कोशिश करो, कैसे करोगे, आंसर आप लिख दोगे अपना नेचुरल आंसर। अब जो ये आर्टिकल आता है इसमें सारी मैं आपको जिस बताता हूँ, नॉट टू मतलब स्टेलर इन द प्रोटेक्शन पर्सनल लाइबिलिटी, इसमें क्या दिया गया है। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3 लॉ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक तो सेडिशन चार्ज,
उसके बाद आपका आ जाएगा डिफेमेशन, और उसके बाद जो आ जाएगा वो आपका ब्लेसफेमी वाला जो लॉ है। ब्लेसफेमी वाला जो लॉ है, 3 लॉ, इन 3 लॉ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कर्टेल कर रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीव जो भी आपकी है उसको कर्टेल कर रही है, छोटा कर रही है, ठीक है ना। और इस आर्टिकल में क्या हुआ, इसमें 3 केस की बात की गई है। एक तो आता है आपका प्रिया रमानी का केस, एक आता है आपका दिशा रावी का केस, और एक तांडा मूवी जो अमेजॉन प्राइम पे जो थे उनको मतलब कि उस किसी आपका ब्लेसफेमी वाले केस में अंदर किया गया। वो अभी तक जेल में 2 को बेल मिल चुकी है। आपको पता है प्रिया रहमानी को भी मिल चुकी है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए बोला था ना कि मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो उन्हें 1 महीने जेल में रहना पड़ा, ठीक है ना। और इधर अपोजिट इन्होंने एक केस से बात की है। आपका जो आता है, आपका केस जो आता है, मैं आपको बताऊं कौन से है वो यार, वो आर टीवी का कौन, क्या नाम है उसका? एमजे अकबर वाला। नहीं नहीं, एमजे अकबर तो प्रिया रमानी का केस था। इन्होंने डिफेमेशन का केस लगा के उन जेल में 1 महीना रहना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि छोड़ दिया गया। 1 महीना वो जेल में रही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन लिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट की उन्होंने बोला था मेरा हुआ है, उसके बाद भी उन्हें 1 महीना जेल में रहना पड़ा, ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि औरत मतलब कि वुमेन कभी भी जब उसका दिल चाहे तब वो आगे आके उठ सकती है। मैंने आपको बताया भी था, अगर ऐसा ही केस में निगेटिव जजमेंट आ जाता तो एक तरह से मतलब कि स्टॉप, मतलब कि लोग खुल के नहीं आते, फिर जो वुमेन्स है वो कभी उठ के नहीं आती, क्योंकि डिफेमेशन का डर आ जाता, माइंड में कुछ भी आ जाता, तो लोग खुल के आगे नहीं आते। वुमेन्स, स्पेशली वुमेन खुल के आगे नहीं आते अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता। फिर दूसरा केस में दिशा रावी का बताया, उस लड़की ने 10 दिन के 15 दिन की जुडिशियल मतलब की कस्टडी ली है, और उसके बाद उसे क्या किया गया, कोई एविडेंस ही नहीं मिलता, ऐसा लिंक ही नहीं होता एविडेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस है। सेडिशन क्या बोलता है, क्या बोला था एक बार सेडिशन, अगर कोई आप चीज़ ऐसी करते हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अगर कोई आप चीज़ ऐसी करते हो, कोई स्लोगन देते हो या कुछ भी देते हो, अगर उससे कोई दंगा भड़क रहा है, कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तब सेडिशन माना जाएगा, अदरवाइज सेडिशन का कोई केस ही नहीं बनता। इट इज ए डेमो टूल किट वाला मामला था ना सर? इट इज ए टूल किट वाला, या टूल किट वाला जो केस था। हाँ, टूल किट वाला, दिशा रावी का टूल किट था कि उन्होंने क्या बोला कि जो एविडेंस दिए हैं मतलब इंटरनेशनल फर्म में या किसी को भी दिए हैं उन्हें एविडेंस, तो वो छेड़छाड़ करके मतलब चेंज करके दिए हैं टूल किट वाला। तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिलता है कि आप दिशा रावी को अंदर वायलेंस का कोई बात हुई है। और फिर ये डेमोक्रेसी राइट है, राइट टू डिसेंट, हमारा मतलब कि ना माने हम किसी चीज़ को या मान ले, वो हमारा डेमोक्रेट मतलब कि डेमोक्रेसी राइट है, फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोला है। अब ये क्या बात कर रहा है, इन्होंने 2 केस तो ये हुए, एक तांडा वाला केस है जो भी चल रहा है। अभी क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है नहीं इन्होंने थोड़ा गलत किया है, पर एक्टर क्या बोल रहा है, भाई वो तो स्पीच वाले से पूछे जिसने स्पीच लिखी थी, मैंने तो एक्टिंग की थी। इन्हें जो केस में अंदर डाला है, इन्हें डाला गया ब्लेसफेमी वाले लॉ के अंदर, जो आर्टिकल कौन सा है 256, आर्टिकल नहीं है सॉरी, आईपीसी 295, ये रहा 295। अगर आप किसी धर्म के प्रति या किसी उसके प्रति कुछ गलत बोलते हैं, कुछ करते हैं, उनके सेंटिमेंटल को हर्ट होता है, तो इस केस में आपको अंदर डाला जाएगा। कौन सा केस है आपका? 297, 295 ए। तो इस केस में आपको अंदर किया जाएगा 295 ए में, जो आपको आता है आपका ब्लेसफेमी लॉ के अंदर। तो 3 लॉ है हमारे अंदर, ये वाला हो गया, सेडिशन हो गया, डिफेमेशन हो गया। अभी क्या बात करता है, क्या बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, अभी क्या नाम था, अर्नब गोस्वामी जो है, अर्नब गोस्वामी में क्या हुआ, उनको जेल हुई, इवन इट क्रिमिनल मैटर था, वो मर्डर केस में चार्ज था उनके ऊपर, उनको जेल हुई, और हाई कोर्ट ने उनको तुरंत बेल दे दी। और क्या बोला, क्या कोर्ट ने बोला, क्या वर्डिक कोर्ट ने बोले, ठीक है ना, आप इंसान को बिना ट्रायल, बिना सबूत मिले, बिना कुछ किए जेल में नहीं रख सकते। इवन उन पे क्रिमिनल चार्ज थे, क्रिमिनल चार्ज थे। और इधर क्या है, इन पे तो मतलब इन्होंने तो बोला कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, 1 महीना जेल काटनी पड़ी। दिशा रावी तो टूल किट केस था, इसको 10 दिन जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। तो अब एक तरह से कोर्ट एक तरफ क्या बोल रहा है और एक तरफ क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हैरेसमेंट केस में उन्हें 1 महीना जेल में रहना पड़ा, और कोर्ट एक साइड बोला कि ऐसे आप बिना ट्रायल सबूत मिले आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। कोई उस पर क्रिमिनल में तो डाल सकते हैं ना, क्रिमिनल वाले तो है एक मैटर। अगर कोई मर्डर केस में आपने इतनी बड़ी बात बोली है, तो ये छोटे छोटे केस हैं, इसमें तो 1-1, 2-2, 3-3 महीने से तांडव, तो कहीं 1 महीने से ऊपर से अंदर है। तो ये सारी चीजें डिफरेंस बताया इसमें, मेन जो पॉलिटिकल इंटरफेयर है सर वो अर्नब वो गोस्वामी वाले पॉलिटिकल है, में। पर हम उसे लिख नहीं सकते। हमें जो सामने पॉलिटिकल, सबको पता है पॉलिटिकल इंटरफेयर है क्या है। उधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें दबाया, इधर सेंट्रल ने उन्हें कुछ भी किया, जी इंटरफेयर किया, जो छुड़वा दिया। तो हमें क्या चीज़ है जो हमें पढ़ना है, डिफेमेशन जो हमें यूज़ कर रहे हैं, हम सेडिशन का यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और फिर ये ब्लेसफेमी जो लॉ है,
ठीक है ना, इसका यूज़ करके हम कर्टेल कर रहे हैं ना, पावर को कर्टेल कर रहे हैं। तो मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें जुडिक्शन पढ़ाना चाहता हूँ जो कोर्ट ने पहले किए हैं। पहला जो आता है सेडिशन, हम कई बार पढ़ चुके हैं, पर रिवीजन बेटर होता है हर चीज़ का। ये 17वीं सेंचुरी का लॉ है जो 17वीं सदी में इंग्लैंड गवर्नमेंट में पहली बार आया था। ठीक है ना, किस लिए आया था वो आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, इंग्लैंड में लॉन्च हुआ था। फिर 1870 में जब आईपीसी सेक्शन आया था उसके अंदर ऐड किया गया था 124, आईसीसी 124। क्यों इंडिया में किया गया था? कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, उनको इस चार्ज में लगा के जेल में डाला जाएगा, इसलिए। पहले जो इसके कन्विक्ट हुए थे, पकड़े गए थे, वो पकड़े थे बाल गंगाधर तिलक। कब पकड़े थे? 1897 में। 1897 में ये इस केस के अंदर सेडिशन लगा था इन पे और ये जेल में गए थे। सबसे पहले यही हुए थे इंडिया में शिकार जो हुए थे, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी भी कई बार जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? उनके एक यंग इंडिया में आर्टिकल लिखते थे, उसके अंदर वो कई बार अंदर जा चुके हैं। ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं कि किस काम के लिए यूज़ होता था? ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्रश करने के लिए, मतलब कि यूज़ ऑफ क्रशिंग द पॉलिटिकल डिसेंट। ठीक है ना, उसको क्रश करने, टू यूज़ टू क्रश द पॉलिटिकल डिसेंट। तो किसको? स्पीच को और पॉलिटिकल डिसेंट, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिसेंट वाला। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है आपका? ब्रजभूषण स्टेट ऑफ दिल्ली और रोमिया थापड़ और स्टेट ऑफ मद्रास के कुछ केस हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट लॉ which restrict the speech on the ground that it disturbed the public order was unconstitutional। ठीक है ना, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। ठीक है ना, आप ऐसा कोई स्पीच रोक रहे हो और ऐसा लॉ जो डिस्टर्ब, मतलब पब्लिक ऑर्डर बता के थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत चीज़ है। इट हैज़ दैट द डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल रिमेन नथिंग लेस, मतलब इंडेंजर फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेट टू मर्डर ऑफ द, कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोली गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंज किया गया था कि रिप्लेस कर दिया गया था जो आपका अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था, उसको इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर कर दिया गया था। क्योंकि पब्लिक ऑर्डर में कोई डेफिनेशन नहीं है। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कैसे ही बता सकते हैं? एक लाठी चली तो भी पब्लिक ऑर्डर बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। तो ऐसा करके इन्होंने थोड़ा चेंज लेके आए थे। फिर बिहार कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1962 का, केदारनाथ सिंह। एक चीज़ याद रखो, ये थापर वाला केस किससे था? ये केदारनाथ के एन सिंह वाला केस किससे था? क्योंकि ये लिखने के लिए डायरेक्ट पूछता, सेडिशन के लिए थे दोनों। इसमें क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनली चेक करने के लिए बात की गई। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? टेंडेंसी टू क्रिएट ए डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, की इंसाइटमेंट ऑफ टू वायलेंस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस एडिशन की बात की जाएगी। अगर कोई स्पीच दे रहा है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच, यूज द, आपका विग्रोस वर्ड को, गलत वर्ड को यूज़ कर रहा है क्रिटिकली ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है, सीधी सीधी बात। इन्होंने एक बलवन केस भी इससे रिलेटेड है। सीधी सीधी बात ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगर कोई स्पीच या स्लोगन अगर वो डिसऑर्डर कर रहा है, डिसऑर्डर मतलब कि कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तभी वो माना जाएगा सेडिशन के अंदर। चार्ज लगाओ उसके ऊपर, उसे अंदर कर दो। अदरवाइज वो रिलेवेंट, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कोई स्पीच बोल रहा है, उससे कोई चीज़ भी क्रिएट नहीं होती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पब्लिक का, फिर भी आप सेडिशन लगा के अंदर डाल रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। ये एक तरीके से आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी आर्टिकल 19 का हार्म है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन द, मतलब फाउंडेशन ऑफ दिस फ्रीडम। तो यही आर्टिकल 19(2) जो आपको क्या बोलता है, प्लीज़ ये चीज़ याद रखना कौन कौन से उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है। आप सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी स्टेट के, फॉरेन जो फ्रेंडशिप रिलेशन स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी और द इन द रिलेशन ऑफ कंटेम ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन। ठीक है ना। फिर आपका इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये कुछ 4-5 चीज़ हैं, ये याद रखना है। पूछता है डायरेक्ट, ऐसा आप नहीं कर सकते और अदरवाइज आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर वो क्यों रिपेल कर देना चाहिए, मतलब कि वाई द सेडिशन लॉ शुड बी रिपेल। देखो, एक तो जो जिस देश ने बनाया था ना, यूके ने बनाया था, इंग्लैंड में बना था ये, उस देश ने तो बहुत पहले कैसे ख़त्म कर चुकी है अपने यहाँ, पहली बात ये। और गांधी जी के जो आइडिया है, मतलब राइट टू डिसेंट, उसको डिस्टोर करता है। सोल आइडिया गांधी फिलोसफी का, उसको डिस्टोर करता है। फिर ये सेडिशन लीड टू अनऑथराइज, मतलब कि सेल्फ, मतलब सेंसरशिप, और मतलब कि सेल्फ सेंसरशिप चिलिंग इफेक्ट डालता है आपका फ्री स्पीच के ऊपर। आर्टिकल में आप सीधे आर्टिकल 19, राइट टू डिसेंट। और दूसरा, जिस कंट्री में लॉ बना था उस कंट्री में ऑलरेडी ये ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है ना, यूके इसे ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, ये आ गया देखो। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे पार्लियामेंट में क्लैरिफाइड किया था, रिलेटेड टू द पेनल प्रोविजन ऑफ 124 वाज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड द एबनोसियस एंड द सूनर वी गेट द रेट टू द बेटर, मतलब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ इसके कारण है।
तो 3-4 चीज़ें। दूसरा लॉ जो हम आता है वो आता है डिफेमेशन से रिलेटेड। ये एक तरह से सिविल भी रॉन्ग हुआ या क्रिमिनल ऑफेंस हुआ तब डिफेमेशन लगता है। एन ऑब्जेक्ट टू सीक द अचीव मतलब कि बिटवीन टू लाइन्स, मतलब डिफेमेशन क्या है सारा आपका आईपीसी मतलब सेक्शन 499 और एक एक आईपीसी और है सेक्शन 500 है। दो इसमें डिफेमेशन क्या है, अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला, अगर आपकी वो मतलब प्रॉब्लम करता है, आपकी इमेज से प्रॉब्लम करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ डिफेमेशन। अभी क्या हुआ मतलब कि केस में क्या हुआ, हैरेसमेंट की कंप्लेंट डाली, ठीक है ना। हैरेसमेंट की प्रिया ने हैरेसमेंट की डाली, तो जो मिनिस्टर थे आपके एम के राजा मतलब जो मिनिस्टर थे आपके एक्सटर्नल अफेयर, उन कोई सबूत नहीं मिला कि ऐसा कुछ हैरेसमेंट हुआ है। तो उन्होंने मिनिस्टर ने मतलब फॉर्मल जो मिनिस्टर थे उन्होंने कंप्लेन कर दी इसके खिलाफ, किस चीज़ की, डिफेमेशन। इन्होंने मेरी नाम को ख़राब किया। तो डिफेमेशन का केस ये होता है, ठीक है ना। कुछ रॉन्गली अवॉर्डेड मतलब कि कंपेंसेशन मतलब आपको पैसा भी दिया जाएगा, सज़ा भी हो सकती है, क्रिमिनल लॉ एक्ट पनिश भी किया जा सकता है आपको अगर आपने ऐसा किया है। सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या बोलता है कि सिविल डिफेमेशन इन द बेस्ड ऑफ द मतलब कि तो आपको टॉट लॉ है। एन एरिया डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट और डिफाइन द स्टेट ऑफ डिफरेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द केस ऑफ द टेक डिफेंस। मतलब यही है कि टॉट लॉ सेक्शन जो 499 है वो बोलता है सिविल डिफेमेशन की बात करता है, ठीक है ना। उसमें ही मतलब कि किसी आपने रॉन्ग साइड मतलब 49 में क्या आता है, आपने किसी को गलत बोला हो या फिर आपने कुछ रॉन्ग साइन किया हो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन कोई दी हो मतलब गलत कुछ दिखाया हो, तो ये 499 में आता है डिफेमेशन में। और 500 में क्या आता है, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन क्या है अंदर उसके। पनिशमेंट क्या है कि आपको सज़ा भी हो सकती है, 2 साल तक की सज़ा, फाइन, बहुत दोनों हो सकते हैं। बस आपको याद रखना है किस चीज़ से। क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या है कि बियॉन्ड द डाउट, बट द सिविल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी। जो आपने क्या है देखो, आपने कोई केस किया, ठीक है। अभी क्या था कि जो दिशा रावी पे केस हुआ था मतलब कि जो दिशा रावी पे केस हुआ था क्रिमिनल वाला था। क्रिमिनल वाला क्यों था कि इन्होंने मतलब कर दिया था ना, मतलब इमेज खराब कर दी थी, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था तो कर दिया था। अगर डाउट में सिविल में क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया या इन फ्यूचर कर देगा, तो सिविल में आएगा। आपके पास कोई मतलब रीजनेबल चीज़ नहीं है, कोई आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई बेस नहीं है बताने का, तो वो सिविल में आएगा। अगर आपके पास बेस है कि इसने किया है, सबूत है, तो क्रिमिनल में चला जाएगा, ठीक है ना। सुब्रमण्यम इससे रिलेटेड है, सुब्रमण्यम स्वामी वाला यूनियन ऑफ 2000 इंडिया वाला केस है, इससे रिलेटेड है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वैलिडिटी चेक की गई थी क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ की, तो वो इससे याद रखना, सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस है। फिर आपका आता है ब्लेसफेमी वाला लॉ आता है, ये किस चीज़ के है, ये मतलब कि आप रिलीजन के खिलाफ किसी की रेस्पेक्ट करोगे, गॉड की, रिलीजन की, रिलीजियस आइकन की। अगर कोई उसे हार्मफुल करता है, कोई झंडा है किसी रिलीजन का, मैंने उसके साथ कुछ मतलब कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दिया, फोटो आती रहती है, तो इसी लॉ के अंदर आपको अंदर किया जाता है कि गॉड जो रिलीजन्स हैं उनकी आप क्या करोगे, एक तरह से ऐसे किसी भी अदर रिलीजन सेंटिमेंटल को आप हर्ट नहीं करोगे। कुछ चीज़ इसके अगेंस्ट है। ये क्या अगेंस्ट है मतलब कि इब्लेमेशी लॉ है डिस्क्राइब द इररिलेवेंट टुवर्ड द गॉड रिलीजन, हाउ द रिलीजन इटसेल्फ लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है रिलीजन की। ये क्या करता है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपको उसे भी कर्टेल करता है। यूएस में ऐसा कोई लॉ नहीं है, जैसे आपका सेडिशन लॉ नहीं है यूके में, तो यूएस में ऐसा कोई लॉ नहीं है। और ये मतलब कि इनकम्पेटिबल है, जो यूएन कन्वेंशन के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है ना उसके अगेंस्ट है ये, उसके अगेंस्ट है। कुछ ये है। तो आपकी 3-4 चीज़ आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। एक तो मतलब कि कोई रिलीजन की डेफिनेशन नहीं है, क्या रिलीजन है क्या नहीं है। ये यूएस में कोई ऐसा लॉ नहीं है। जो यूएन आपकी कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो मतलब है उनसे ये अगेंस्ट चलता है, उनके अगेंस्ट है ये। और ठीक है, इसमें क्या है कि ऑफ्टन यूज टू टूल टू मेजोरिटी टू अपसेट द माइनॉरिटी। अभी क्या है देखो, आप मेजोरिटी हिंदू की है, माइनॉरिटी यहाँ पे किसी दूसरी कम्युनिटी की है, तो ये क्या करता है मेजोरिटी वाले को तो लॉ में मतलब कि गवर्नमेंट मेजोरिटी की सुनेगी ना, तो एक तरह से मेजोरिटी और माइनर को दबाने के लिए मतलब ये लॉ है। ये करता है ऑप्रेस करता है माइनॉरिटी को, ऐसा कुछ इस लॉ के अंदर। तो ये सारे लॉज हैं। इंडियन पेनल कोड 295 ए है, इसमें जो आपको सज़ा मिलता है पेनलाइज करता है 295 ए, इंडियन आईपीसी की 295 ए। फिर ये क्यूआर वाली रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, इसके 6 इसमें अंदर वो है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग 2020, क्योंकि ये आर्टिकल आने वाला है अगला वाला। तो ये वाला केस हो गया। ये वाला क्या आ गया कि बाइडेन की कल स्पीच थी मतलब, तो इन्होंने बोला कि हम अच्छे काम करेंगे मतलब, और देश को साथ अच्छा काम करना चाहिए। आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, एक लाइन A4 शीट लेना, A4 शीट लेना, और इसमें इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में 10 पॉइंट, ठीक है ना, 10 पॉइंट क्या रिलेशन है हमारे बीच में। जैसे कार्ड सब मैं बताऊंगा, 2+2 डायलॉग है, फिर आपका S-400 से हमारे पर क्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, क्वाड क्या है,
आपका मालाबार एक्सरसाइज क्या है। तो ये सब चीज़ लिखना कि इंडिया यूएस के 10 पॉइंट लिखना, 10 पॉइंट लिखना। फिर मतलब उसने बताना कि प्रॉब्लम किस किस में आ सकती है, कैसे आ सकती है, वो 4 पॉइंट लिखना। और लास्ट में तुम 3 लाइन का कंक्लूजन लिखना। तो ये आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे नियर अबाउट। मैं मानता हूँ एक लाइन में 10 वर्ड भी लिखोगे तो 100 ये हो जाएंगे। अगर ये 4-5 पॉइंट ये लिखोगे तो 30 ये हो जाएंगे। और कंक्लूजन लिखोगे 20 वर्ड का भी लिखोगे तो 150 से 200 के वर्ड आपके पास हो जाएंगे। और प्लीज़ ऐसा करना, क्योंकि कहीं भी आंसर आ सकता है और आप कहीं भी चिपका सकते हैं उस चीज़ को। तो इन्होंने क्या बोला, कल इन्होंने बात चल रही थी, इसमें कोई हमारे काम का नहीं है पूरा आर्टिकल, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे और कुछ जो इंडियंस हैं, मतलब जैसे अमेरिकन इंडियंस हैं, मतलब हमारे एनआरआई हैं, बाहर के हैं, वहाँ की सिटीजनशिप है और हैं इंडियन। तो वो भी थे उनके मतलब कि स्पीच में, क्योंकि कुछ सिलेक्ट हुए 3-4 आदमी, जैसे ये देखो ये हुए कि रोहित के खन्ना को चेयर, मतलब ये कुछ आदमी सेलेक्ट हुए हैं, आप कुछ मत याद रखो। तो बात चल रही थी, अभी बात इसमें क्या आती है कि इंडियन कम्युनिटी इतना 4 मिलियन के आसपास वहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते हैं इंडिया के। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट मतलब वही हमारी कम्युनिटी है। फिर इंडिया की जो मैंने आपको बताया कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि हमारी जो मतलब कि फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट की बहुत बात करते हैं जो बाइडन। और जो फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ है, मतलब उस साल भी कंसर्न उठाया उन्होंने, जो कर्टेल किया जा रहा है गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। फिर रिहाना और जो आपकी मीना हैरिस ने मतलब कि ट्वीट किया था, उसको मतलब एक इशू बताया कि ये। और फ्यूचर में अब क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे 2+2 डायलॉग साइन हुए थे इनके साथ, फिर कार्ड सा हम पे लग सकता है अगर हम S-400 की डील करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी बात, स्पीच थी इनकी, इसमें कहीं कहीं इंडिया की बात नहीं है, तो इन्होंने इसमें से उठा लिया। मैंने पॉइंट किया इसमें से उठाया, ये हमारे लिए पढ़ने के लिए नहीं है, हमने कई बार बता चुका पढ़ने के लिए क्या है। एक तो एक कार्ड सा तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आपका है, आज 2+2 डायलॉग पढ़ेंगे, क्या है 2+2 डायलॉग्स, क्या है हमारी मीटिंग क्या है। और नेक्स्ट, पहले मैं हिंदू कवर कर लेता हूँ, फिर मैं सीधा उस पर चला जाऊँगा। अब यमन में क्या हो रहा है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। देखो कल स्पीच थी ना, तो सब उसी से निकल के आया है। अभी यूएस ने सपोर्ट हटा दिया है सऊदी अरेबिया से। एक तो वो जर्नलिस्ट वाला केस है पहला, ये आपने ऐसा क्यों किया, ये एक तरह से इन ह्यूमन नेचर है। फिर वो बॉर्डर विदाउट, मतलब कि वो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ने वो कंप्लेन कर दी है जर्मनी की कोर्ट में जाके कि इन्होंने गलत किया, मतलब कि को मारा। तो इन्होंने सपोर्ट हरा दिया जो हाउतीस है, मतलब कि शिया जो हाउतीस है, उन्हें भी टेररिस्ट ग्रुप से बाहर निकाल दिया है। अब तक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते सऊदी अरब इस मैटर में, पर बाइडन ने बोला हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस इशू को ख़त्म कराने के पीछे बात करेंगे। और हम ना ही सऊदी अरब की सपोर्ट करेंगे, ना उन्हें कोई असिस्टेंट, ना कोई इन्हें टेक्नोलॉजी, ना मिलिट्री की सपोर्ट, कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे इस इशू पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है। और ये क्या है कि मतलब जो हाउतीस है, मतलब ये बैक बाय, मतलब ईरान इन्हें बैक करता है, ऐसा बोलते हैं। ईरान इन्हें हु और बैक बाय द ईरान, क्योंकि शिया है, शिया है, ईरान में भी शिया रहते हैं। ईरान और सुन्नी शिया की वहाँ पे चलती है। ये सुन्नी वाला नेशन है, ये अरेबिया यूएई है, और ये शिया वाला ईरान है। तो थोड़ा इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस बात को लेकर। तो इन्हें सपोर्ट वहाँ से मिलती थी। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि इतने सारे जो सिविलियंस है ना, देखो मैंने आपको बताया ये पूरी यमन डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर इसके कौन सा सऊदी अरेबिया है। अभी आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ वहाँ के मतलब कि हाउती लड़ रहे हैं, मतलब ये किससे लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं सऊदी अरब वालों से। कुछ लोकल पब्लिक होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, ना उनके ना इनके, उनको हाँ मारा है। 10,000 लोग मारे गए थे, फेमाइंस आ गए थे वहाँ पे। तो कितने 10,000 लोग मारे जा चुके हैं और फेमाइन आ चुके हैं। मतलब क्यों, जब कोई वार चलेगी नेशन में, कुछ लड़ाई दंगा चलेगा, तो मतलब क्या होगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक होगा ना। और इकोनॉमी डाउन जाएगी तो क्या होगा, फेमाइन आएंगे, भुखमरी आएगी। तो इन सब चीज़ को देखते बोला बोला ना, बाइडन जो है वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट के लिए बहुत फेवर करते हैं जिस कंट्री में होता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ही बोला था कि हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो अब वो आगे आगे देखेंगे क्या चीज़ होंगी। तो यही मैंने आपको बता दिया, हाउतीस कहाँ के हैं, ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके यमन डिस्ट्रिक्ट, साना डिस्ट्रिक्ट है यमन में, वहाँ के हाउतीस है। ये न्यूज़ इसी से रिलेटेड थी बस। बस ये याद रखना कि मतलब बांग्लादेश में मतलब कि बॉर्डर किलिंग ड्यू टू द क्राइम, मतलब जो रिपोर्ट पहले पेज पे आई थी, आप ये याद रखना कि आपका बंगा बंधु बाबू डिजिटल एग्जीबिशन कहाँ होने वाली है, ढाका में होने वाली है। शायद इंडिया से कोई जाएगा, तो ढाका में होने वाली है। बस ये याद रखना कि बांग्लादेश में नहीं होने वाली, ढाका में होने वाली है उसमें। फिर आपको पता लगा सीरो सर्वे, सीरो सर्वे में कितनी बार बता चुका हूँ। सीरो सर्वे क्या होता है कि जैसे आप पॉपुलेशन होगी, आपने क्रिटिकल एग्जामाइन कर लिया 10,000 पब्लिक को, 20,000 पब्लिक को, आपने पता लगाया कि 80% के अंदर, 50% के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं ऑलरेडी विदाउट वैक्सीन से ही। तो आपने पता लगा लिया, फिर आप पूरे उस अकॉर्डिंग ही
पूरे पब्लिक को पता लगा लेते हैं, हाँ तो फिर 50% के अंदर। तो जो आपकी म्यूनिसिपलिटी मतलब है, मतलब कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हैदराबाद की, उन्होंने सीरो सर्वे कंडक्ट करा और पता लगाया कि 50% जनता के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। तो आप इस आइडिया लगा लो देश में भी ऐसा हो चुका हो। ये इससे आई, इसमें कुछ नहीं आया, इलेक्शंस की हैं दोनों, ये पॉलिटिकल टॉक्स बाय द टेबल, ये भी सब इलेक्शन की हैं। अभी अपॉइंटमेंट करना है सीबीआई के जज, मतलब सीबीआई के डीजी को। मैंने आपको कैसे बताया, उसके लिए एक सिलेक्टिंग कमेटी होगी, ठीक है ना, एक सर्च कमेटी होगी, मैंने बताया था ना, सर्च कमेटी नेम चुन डीओपी को भेजेगी, डीओपी नेम चुन के फिर वो सिलेक्टिंग कमेटी को भेजेगी, फिर सिलेक्टिंग होगा। तो अभी क्या हुआ है, 2000 मतलब कि आपका 2000 कब से, लास्ट ईयर मतलब इनका टर्न, जो आपके ऋषि कुमार शुक्ला है, इनका टर्म खत्म हो चुका है, पर अभी तक फरवरी 2021 को मतलब इनका टर्म खत्म हो चुका है, पर अभी तक कोई डीजी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा गवर्नमेंट हैज़ टू फेल टू अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल एज पर द सेक्शन 4A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर डीजी साइन होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर होता है, फिर आपका कौन सा एक्ट आ गया, नया नया एक्ट आ गया आपका, कौन सा एक्ट आ गया, 2003 का था, फिर बाद में पहले से होता अभी कौन सा एक्ट आ गया, अभी जो आपका है एक्ट, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ठीक है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, एक्सपायर हो चुका है इनका टर्म। तो एक्ट कौन करते हैं आपका सिलेक्टिंग कमेटी में, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई जज वो अपॉइंट करे, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी कौन सा आएगा, अन्ना हजारे कौन से एक्ट के लिए बैठा था, ये वाला एक्ट लेके आओ। लोकपाल बिल के लिए। हाँ, लोकपाल जो एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अब डीजी की होती है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं सीबीआई का जिक्र है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट 4A बोलता है, 4A के अंदर ही वो लोकपाल आएगा, मतलब बताया जाएगा, तो लोकपाल के अकॉर्डिंग होता है अभी, ऐसा बोलता है। और सिलेक्टिंग कमेटी में कौन होता है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई जज अपॉइंट करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, तीन होते हैं। सर्च अलग होती है और सिलेक्टिंग अलग होती है। सर्च कमेटी सर्च करके लाती है 5 नाम, वो डीओपी को भेजती है, डीओपी फिर सिलेक्टिंग कमेटी में रख देता है उसे, फिर 5 नाम में से एक चुनती है, 3 आदमी बैठ के चुनते हैं किसको रखना है। अभी क्या है, अभी एक इंडेक्स आया, मैं आपको ये बताऊं, एक लिविंग इंडेक्स आया। लिविंग इंडेक्स आया तो बताया कि बेंगलुरु टॉप सिटी है, इसमें 100 मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली में कौन सी है, बेंगलुरु रहने के लिए। और शिमला कौन सी है, जिसमें 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, उसके लिए शिमला, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और ये लिविंग इंडेक्स कौन निकालता है, ये निकालता है आपका हाउसिंग अर्बन जो मिनिस्ट्री है, वो निकालती है। और इसमें क्या बोला है, विद मोर देन लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन जो वाली सिटी है, जो 1 मिलियन प्लस वाली सिटी है, उसमें कौन सी सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, उसमें आपको बेंगलुरु में आपको बता ही चुका हूँ, बेंगलुरु फॉलो बाय द पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, ठीक है ना, सूरत, नवी मुंबई, बहुत सारी है। और ठीक है, लेस देन जो मिलियन वाली है, इसमें शिमला है, फिर भुवनेश्वर है, फिर काकीनाडा वाकीनाडा, आप फर्स्ट याद रखो, शिमला, भुवनेश्वर सेकंड, उसमें बेंगलुरु, और फिर पुणे उसके बाद। फिर ये क्या, ये और भी निकालता है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी निकालता है। फिर अगेन इंदौर टॉप कर गया है म्यूनिसिपल वाली में, ठीक है, फर्स्ट रैंक है। उसके बाद कौन सी आती है, सूरत और भोपाल आती है। अभी लेस देन मिलियन वाली में कौन सी म्यूनिसिपल, ये तो होगी प्लस मिलियन वाली में, इंदौर। अब लेस देन 1 मिलियन वाली में कौन सी है, वो एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो न्यू दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो लेस देन 1 मिलियन वाली में टॉप किया है उसने, ठीक है ना। उसके बाद तिरुपति, फिर गांधीनगर। तो ये निकालना कौन कौन से इंडेक्स निकालता है, ये यही निकालता है आपका हाउसिंग अर्बन अफेयर। कौन कौन से हो गए, एक तो लिविंग इंडेक्स हो गया, म्यूनिसिपली परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ये ऑनलाइन लॉन्च किया गया स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट एंड नॉट टू छोड़ द इम्प्लीमेंट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन तो आपको पता ही है किसके अंदर आता है, स्मार्ट सिटी मिशन। तो इन सब चीज़ के लिए इंडेक्स लॉन्च हुआ है। कौन सी सिटी टॉप की है लिविंग में, आपकी बेंगलोर की है 1 प्लस मिलियन वाले में, लेस देन में शिमला की है, म्यूनिसिपल में इंदौर के कर गया है, और लेस देन मिलियन वाले में आपके न्यू दिल्ली कॉर्पोरेशन कर गई है। अब दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आता है आपका, इंडिया वांट टू छावार पोर्ट टू की कॉरिडोर। अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है। तो जयशंकर जी की स्पीच थी, उन्होंने बोला कि हमें इसे एक्सपेंशन करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको ISD के बारे में मतलब बताऊंगा, INSTC के बारे में। पहले मैं न्यूज़ यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। दूसरी न्यूज, डीपनिंग द ग्लोबल अलायंस, डीपन कर दिया, ग्लोबल अलायंस को बढ़ाना चाहिए। स्पीच थी मैंने कल बोला, तो उसी से रिलेटेड सारी न्यूज आई है। मल्टीपोलर बोर्ड होना चाहिए, फिर एशियान पे हमें फोकस करना है, इंडिया पे फोकस करना है, मतलब अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम जो है, इस सब पे फोकस करना है।
ठीक है ना। तो बस ये है कि इन्वेस्ट इन द डेमोक्रेसी, इन्वेस्ट इन डेमोक्रेसी, इतना आप याद रखना। फिर ये यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया म्यांमार मिलिट्री को, जो वहाँ पे मर्डरिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें वार्न किया यूएन, आपकी किसने किया, यूनाइटेड नेशन राइट जो है, यूएन राइट जो है उसने वार्न किया है म्यांमार को। फिर ये याद रखना, ये आपका क्यू एन नॉन कॉन्स्पिरेट कौन है, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी मतलब कौन है, क्यू एन नॉन क्या है, ये क्या है, जो मतलब फेवर में थे ना, जो कैपिटोल पे हमला किया था, मतलब कौन थे जो फेवर में थे आपके, किसके, ट्रम्प की गवर्नमेंट। तो क्यू एन नॉन रिलेटेड टू व्हाट दैट क्या है, तो ये क्या है, मतलब कि ये ट्रम्प के समर्थक है, ऐसा आप लिख देना। अभी आईबी ने और क्या किया था, आईबी ने, आपकी एफबीआई ने एक वॉर्न का लेटर जारी किया था, 4 तारीख को हमला हो सकता है, तो आप सेफ रहना, तो ऐसे उन्होंने सिक्योरिटी लगा के रख ली थी, ठीक है ना। तो सीआईए ने और एफबीआई ने मतलब एक वॉर्न लेटर जारी किया था 4 तारीख को, थोड़ा स्टिक रखना हो सकता है। तो बस आपको याद रखना है क्यों, ये नोन कौन है, ये फॉलोवर है, मतलब फॉलो करते हैं आपको, किसको, ट्रम्प जी को फॉलो करते हैं, उनके समर्थक है। तो ये हो गया आपका ये वाला न्यूशन। फिर ये नीचे यमन से रिलेटेड आया, हाउती वाला, मैंने आपको बता ही दिया ये वाला। ये इन्होंने क्या किया, हमला किया है, मतलब कि यमन की जो होती से इन्होंने हमला किया है, किस पे हमला किया है, इन्होंने हमला किया है सऊदी अरेबिया पे। ये देखो सऊदी अरेबिया हमला किया है इन्होंने, उनकी जो मिसाइल्स, कौन सी मिसाइल से किया है, उनकी आपकी आपकी कुड्स 2 मिसाइल थी। और किस पे हमला किया है, जो उनकी मतलब जिद्दा में वो है ना ऑयल के जो, आराम को जो है आपकी ऑयल की, वो जो आराम को, उस पर हमला किया है इन्होंने। और इन्होंने जिम्मेदारी लिया कि इन्होंने लिया आपके यमन के हाउतीस ने लिए। बस इतनी ही न्यूज़ थी, और कोई रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। फिर उसमें क्या गया, ईरान रुपया रिजर्व जो ड्रॉप हो रहा है, आपको पता ही है। टोमान करेंसी थी ना, टोमान, तो उनका फिर पैसा नीचे गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उनका पैसा नीचे क्यों गिर रहा है, देखो उन पे लगे हुए हैं सैंक्शन, कार्ड सा लगा हुआ है उनके ऊपर, कार्ड सा लगा हुआ है। कार्ड सा में क्या होता है, डीलिंग नहीं करते कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में क्या चलता है, ईरान का मतलब ईरान का रियाल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड वर्ल्ड में क्या चलता है, डॉलर चलता है। अब डॉलर सैंक्शन लगा हुआ है उनके, मतलब डॉलर में डील ही नहीं कर सकते वो, अगर करेंगे तो डॉलर कहाँ से ला के देंगे किसी कंट्री को। तो उनका क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। क्या कमज़ोर हो रहा है, उनका ईरानियन रूपी कमज़ोर हो रहा है। तो वही है कि कमज़ोर है, हम डील करते हैं, अभी हमारे लिए फ़ायदा होगा कि उनका कमज़ोर होगा तो हमारे पैसे की मांग बढ़ेगी। तो हम उनसे क्या करते हैं, डील आफ्टर काटसा हटने के बाद, अगर ऐसी बात चल रही है, काटसा हटाई जाएगी, बात की जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ इसमें ये दिया है। और कुछ नहीं है इसके आर्ट, इसमें आज हिंदू में इतना ही था। मैं आप थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ, बेसिक पे चला जाता हूँ। पहले मैं आपको 2+2 डायलॉग बता देता हूँ। एक तरह से 2+2 क्या है, एक तो मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में बैठ के डायलॉग है ये, तो इसलिए 2+2 इसे बोलते हैं। ये देखो, दो मिनिस्ट्री ने एक साथ बैठ के डायलॉग साइन किया था। तो कौन कौन सी दो मिनिस्ट्री होती थी, एक फॉरेन और डिफेंस होती थी, तो इसलिए 2+2 इसे बोलते हैं। और इंडिया यूएस के साथ ऐसा नहीं करता है, और भी हैं टॉक्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ, इनके साथ चलती रहती है इस वाले डायलॉग पे, 2+2 फॉर्मेट पे, ठीक है ना। डिफेंस और फॉरेन को एक साथ लेके बात करते हैं। अभी क्या होता है, ये 3 मीटिंग हो चुकी हैं, 2018 में थी, 19 में थी, 20 में थी, 21 में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, एक तो इलेक्शन थे वहाँ पे और रीज़न था, तो 21 में नहीं हुई। तो क्या होता है इस डील के अंदर, की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, BECA विद यूएस। इसके अंदर क्या होता है, इनेबल करता है एक्सचेंज, मतलब जियो पार्टिकल डाटा और इन्फॉर्मेशन, जो मिलिट्री से, मिसाइल, जैसे हमें मिसाइल डेवलप करनी है और हमें कोई सिर्फ डिफेंस की डील है, अगर हमें उसके कुछ मतलब कि एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को, मतलब कि इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे हम इसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी मिसाइल की, तो ये वाली डील के अंदर ये है एक तो। और जियो स्पाटियल मैप जो होते हैं, चार्ट जो होते हैं, एक्वायर बाय द मल्टीपल्स होते हैं, यूएवी से लिए गए हैं चार्ट। देखो मैंने बताया ना, कल आपको सर पढ़ा रहे थे, मतलब इकोनॉमिक्स वाले की कोई चार्ट अफगानिस्तान में, वो वॉच वाला बता रहे थे एग्जाम्पल। तो कुछ मैप्स होते हैं जो स्पेशली किसके पास है, डिफेंसिव जो मैप होते हैं वो स्पेशली यूएस के पास है, इंडिया के, तो एक्सचेंज करेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये सारी डील क्या है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या किया गया, डिफेंस की और फॉरेन से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उनसे रिलेटेड डील हुई है 2+2। फोर्थ आपके फाउंडेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, इसके अंदर आपके जैसे हो गया जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम है इसके अंदर, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका मेमोरेंडम है इसके अंदर। बोथ द कंट्री आर स्टेटमेंट शेयर, मतलब इंडो यूएस गोल टू एशिया पैसिफिक रीजन को मतलब मजबूती करने के लिए साइन हुआ है। कंडक्ट है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी में। ये सारी चीज़ चाइना को रोकने के लिए हो रही है। एक्सपेंड करना है, जॉइंट कैपेबिलिटी बिल्डिंग बढ़ानी है आपकी इंडो पैसिफिक रीजन में,
ठीक है, एमओयू साइन करना है कि टेक्निकल मतलब कॉपरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ साइंस से रिलेटेड है, ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, तो ये सारे इसके अंदर है। बस आपको याद है डिफेंस और फॉरेन अफेयर पूछेगा ओनली यूएस, नो, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ भी हम ऐसे ही करते रहते हैं, 2+2 डायलॉग वाला चलाते रहते हैं। फिर मैंने आपको लोकल फर्स्ट पॉलिसी जैसे हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है, उसके प्रॉब्लम क्या है कि जॉब प्रेफरेंस देना लोकल, जो वहीं के स्टेट के रहने वाले, मैं यूपी का हूँ या मैं उत्तराखंड का हूँ, मेरे पास दोनों की सिटीजनशिप है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे अगर वो करती है, क्या करते हैं मतलब कि लॉ बनाते हैं कि लोकल को 80% रिजर्वेशन देते हैं प्राइवेट में, कि ठीक है गवर्नमेंट तो था ही, अब आपने प्राइवेट में दिए तो प्राइवेट के ही रखे जाएंगे, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं हो सकता। उससे पहले आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुका है, महाराष्ट्र भी ऐसा मतलब कि इंडस्ट्रियल लॉ ला चुका है, अब हरियाणा है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हर स्टेट अपना अपना लॉ लाएगी, उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, एक तो रिजर्वेशन जो इशू है वो 20-30 साल के लिए रखा गया था, अब तो उसे परमानेंटली बना दिया। एक तरीके से वायलेशन करता है आर्टिकल 16 का, जो बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जॉब में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इनमें से कोई आपको है तो उसमें नहीं कर सकते। अब आप 15 में बताना मुझे 15 में कौन कौन से हैं, 15 में कौन कौन से हैं, ये भी आता है क्वेश्चन, ये 15 में कौन कौन से हैं, जब इसमें इतने सारे हैं, रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट आपका हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस हो गया आपका, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इस बेसिस पर, तो उसके अगेंस्ट जाता है। 15 में कौन कौन से, आप ये ग्रुप में जाके बताना। फिर इम्पेक्ट करता है यूनिटी ऑफ धर्म डाइवर्सिटी पे। धर्म धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान है सर, निवास स्थान नहीं है सर इसमें, ये मतलब प्लेसेस जहाँ पर है। मुझे वो हिंदी में नहीं जहाँ पता, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ डिसेंट नहीं है उसके अंदर। हाँ, उसके लिए यही बोला है कि उसमें जन्म स्थान ये डिसेंट ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है, तो उसमें क्या यूनिवर्सिटी मतलब कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के ऊपर मतलब ये हार्म करता है कि लोकल है नॉन लोकल है। फिर इंटरनेशनल इम्पैक्ट बन जाएगा, यूएस क्या करेगा, यूएस बोलता है हम फेवर करेंगे, जो यूएस की पॉपुलेशन है उनको ही नौकरी देंगे, इंडियन वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं उनको मना करेंगे। तो एक तरह से आप अपने देश में ही ऐसा कर रहे हो तो हम करेंगे, तो हमें क्यों मना कर रहे हो ऐसा। H1 वीज़ा को हम देंगे तो वो वाला इंटरनेशनल इशू बन रहा है, और अगेंस्ट मतलब स्पीड ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है ना, और जो लेबर है उसके दिमाग में क्या रहेगा कि मतलब जैसे मैं दिल्ली में काम करता हूँ कि ऐसा लॉ आ गया, कब मुझे नौकरी से निकाल दें कुछ नहीं पता। और ठीक है, जब प्रमोशन करते हैं ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कंट्री की मतलब पॉलिसी हम ऐसा अपना रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष, वन नेशन वन टैक्स वन ये, वन ट्रेड वन ये, और एक तरफ हम ऐसी इम्पैक्ट पॉलिसी अपना रहे हैं। तो ये है मैंने कुछ अगेंस्ट में बताया, पर आप फेवर में बताना। आप फेवर में 3 पॉइंट देखो, इसमें अगेंस्ट में लिखोगे, फेवर में 3 पॉइंट लिखोगे, बीच में छोटी चीज़ लिखोगे, आर्टिकल 16 घुसा देना। तो ऐसे करके हार्डली 150 वर्ड का आंसर पूछते हैं और आप बहुत आसानी से लिख दोगे। और ये मैंने अगेंस्ट में बताया, पर फेवर में आप बताना, कुछ है भी ऊपर भी है, तो आप देख लेना एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कि एक दिन मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, क्या कल्चर है, क्या खाना है, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक तरह से वो मैंने आप जोड़ सकते हो, आप सोच सकते हो आप नॉर्मली। अब फिर इंटरनेशनल नॉर्थ आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, ये कुछ नहीं है, मैं आपको मैप में दिखा दूँ। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका बंदर अब्बास जो पोर्ट है छाबार के बिल्कुल पास में है, वहाँ से जाते हो ईरान से निकलता हुआ, और अज़रबैजान से बाकू से निकलता, बाकू पोर्ट से निकलता हुआ, फिर ये आपका अस्त्रखान जो रशिया के अंदर है वहाँ पे पहुँच जाएगा। मॉस्को से आप आपका सेंट पीटर्सबर्ग में ये रुकेगा। अभी देखो हम कितना लंबा जाते हैं, यहाँ से जाते हैं रेड सी से निकलते हैं, आपका वलेमत द्वीप से निकलते हैं स्ट्रीट मतलब स्विस कैनाल से स्ट्रीट से निकलते हैं, फिर आपका ये स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर से निकलते हैं, इधर से निकलते हैं आपके इंग्लिश चैनल से निकलते हुए नॉर्थ सी में घुसते हैं और फिर बेलसाड़ी फिर जाके पहुंचते हैं। कितना लंबा रूट है, तो इसको डेवलप करने की बात की गई है। और यहाँ से आप याद रखो कि इंडिया से अगर हमें रशिया जाना है तो कितनी कंट्री बीच में पड़ेंगी, ईरान पड़ेगा और अज़रबैजान पड़ेगा और सीधा रशिया आ जाएगा, 2 कंट्री बीच में पड़ेंगी। और कितनी कंट्री है इसके अंदर, 13 कंट्री इसके अंदर है जो हम पार्ट है। ये ऐसे नहीं है ही को जाएगा, ये यहाँ से जैसे अल्टरनेटिव रूट पाकिस्तान अफगानिस्तान चला जाएगा, कोई पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है, ऐसे चला जाएगा यहाँ से, फिर कट के बीच में से ये ऐसा रोड से ऐसे चला जाएगा इधर के साइड। तो एक मतलब कि हमारी सेंट्रल एशिया में या ईस्ट एशिया में एक तरह से हम क्या पकड़ मजबूत कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं चाइना को, जो चाइना बना रहा है ना अपना OBR, उसे भी काउंटर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये 72 कितने किलोमीटर का, 7200 किलोमीटर का नेटवर्क है, रोड, शिप और रेलवे से जुड़ेगा। और इंडिया रशिया थ्रू ईरान अज़रबैजान से कनेक्ट करेगा। 13 कंट्रीज़ के अंदर है, ईरान, इंडिया, रशिया, अज़रबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, तुर्की, सीरिया, यूक्रेन, ये कंट्री हैं। और जो बुल्गारिया उसे हमने ऑब्जर्वर स्टेटस दे के रखा है,
ऑब्जर्वर स्टेटस दे के रखा है बुल्गारिया को। ये है। इंडिया से मतलब रशिया, इंडिया, ईरान इसके फाउंडिंग मेंबर है। तो कौन कौन से, अजरबैजान निकाल दो, जैसे हमें इंडिया से रशिया जाना है तो अजरबैजान और पड़ रहा था ना बीच में, अजरबैजान, तो अजरबैजान को निकाल दो आप। तो कितने फाउंडिंग मेंबर है इसके, रशिया, इंडिया और ईरान इस फाउंडिंग मेंबर है इसके। एग्रीमेंट साइन होता है 2002 में, ठीक है ना। तो इंक्रीज करता है कनेक्टिविटी कि जो मेजर पोर्ट है, जैसे मुंबई का हो गया आपका, मॉस्को का हो गया, अस्त्रखान का हो गया लोकेटेड इन रशिया, बाकू हो गया आपका अजरबैजान में, तेहरान हो गया आपका, बंदर अब्बास हो गया आपका, बंदर अंजली हो गया आपका, जो कहाँ पे है, ईरान में। अब आपको मैप पे जाना है और ये मार्क करना है बंदर अब्बास कहाँ है, छबार से कितनी आसपास है, ग्वादर से कितनी दूर है, और आपका स्टेट ऑफ हुम्बुर से कितनी दूर है, और बंदर अंजल कहाँ पे है, ये आपको मार्क करना है मैप के। इतना ही था आज के पेपर में, और कुछ नहीं था। आप एक बार खुद पढ़ लेना इसे, और तो मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन कर ही दिया, आप जाके एक दो पॉइंट खुद इसको पढ़ लेना। और चीज़ें आंसर राइटिंग लिखने से पहले आप एक नॉर्मल थिंकिंग रखा करो। आप ऐसे सोचा करो, मुझे ही, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अगर मैं ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा लोकलाइजेशन हो जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। तो आप खुद सोच के लिखोगे ना, अपने ऊपर लिखोगे, तो आपको 10 पॉइंट बहुत आराम से मिल जाएंगे, 150 नहीं 200 वर्ड आ जाते हैं दिमाग में फिर। तो आप खुद सोच के ऐसे लिखा करो। फिर सेडिशन लॉ क्यों है, मतलब एक खुद अपने ऊपर जाके लिखोगे ना, चीज़ों को पता लग जाएगा। बस उसमें क्या है, प्लस कुछ फैक्ट मिलाने हैं आपको। फैक्ट कैसे मिलाने हैं कि आपको उसके अंदर क्या है, यूके बाहर निकल गया, उससे यूके ने विड्रॉल कर दिया, आपके जीएल नेहरू ने भी बोला है कि तरह से एक तरह से ये लॉ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। समय समय सुप्रीम कोर्ट भी बोलती रहती है कि सेडिशन मतलब कम माना जाएगा अगर कोई। तो ये आप खुद सोच के लिखो, ये फैक्ट्स हैं, और प्लस आपकी नॉर्मल थिंकिंग, वही आंसर फॉर्मेशन के लिए होती है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग